और आसानी के लिए ये है कि ये न्यूक्लियर मटेरियल्स है, तो लफ्ज न्यूक्लियर और मटेरियल्स है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेगा? ये मटेरियल बाकियों से कहाँ डिफरेंट होंगे? अगर नाम ये है, कहाँ होंगे? कहाँ होंगे? न्यूक्लियस में। बाकी सारे मटेरियल जो आप पढ़ते हैं, हाई टेम्परेचर मटेरियल्स हों, एरोस्पेस मटेरियल्स हों, लाइट वेट मटेरियल्स हों, कंडक्टिव मटेरियल्स हों, जिस नस्ल का मटेरियल पढ़ लेंगे उनका ताल्लुक होता है, अगर ये न्यूक्लियस है तो इस जगह से कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उनका ताल्लुक होता है आउटर शेल से, केमिकल प्रॉपर्टीज से या बास फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी। ये वो मटेरियल है जिनका ताल्लुक किस जगह से, दैट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। ठीक है ना, इनका ताल्लुक न्यूक्लियस से है कि जो कुछ हो रहा है न्यूक्लियस में हो रहा है। और न्यूक्लियस में भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इन मटेरियल्स के न्यूक्लियस में इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, गेस करें जी। न्यूक्लियस में हम जो 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 मेरी और आपकी नॉलेज एक ही जैसी हाई स्कूल वाली इस मामले में, न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स है, तो कौन सी चीज अहम होगी यहाँ पे? न्यूट्रॉन्स अहम होगी। न्यूट्रॉन्स अहम होगी। प्रोटॉन तो बेसिकली डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर कितने। तो इसलिए पहला जो पहला मॉड्यूल है उसका ताल्लुक है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन से, और ये अब सारी चीज़ें जो हैं ये न्यूक्लियस फोकस्ड हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आएगी न्यूट्रॉन, एक न्यूक्लियस और दूसरी न्यूट्रॉन। तो पहले मॉड्यूल में हमने इन्हीं चीज़ों को देखना है, न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन। और दूसरे में क्योंकि इसका ताल्लुक न्यूक्लियर मटेरियल से है, और न्यूक्लियर मटेरियल्स कहाँ इस्तेमाल होंगे? बेसिकली बाकी मटेरियल से डिफरेंट क्यों है इस्तेमाल के पॉइंट ऑफ व्यू से? इस्तेमाल कहाँ होंगे ये? बेसिकली एनर्जी जनरेट करने के लिए। अगर ये एनर्जी अनकंट्रोल्ड हो तो वेपन है, और कंट्रोल्ड हो तो ये न्यूक्लियर पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है ना? तो जाहिर है कि आप अपने कोर्स में न्यूक्लियर पावर को लिखेंगे तो बाहर एडमिशन मुश्किल हो जाएगा। तो हमने लिबादा इसको पहनाना है, बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के हॉट जोन में हो रही है, जहां एनर्जी जहां जनरेट हो रही है, तो ये उसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये वाली चीज है ये, जो कुछ बाद में और चीजें लिखी वो बाद में देख लेंगे। फिर आपने मटेरियल बना के लगा दिया। इन जनरल आप इंजीनियर हैं, आपकी एक लेवल इन्वॉल्वमेंट की किसी चीज के डिजाइन में मटेरियल के, और दूसरी इन्वॉल्वमेंट आपकी होगी मेंटेनेंस की, कि अगर मसले आ रहे हैं किसी जगह पे, जंग लग रहा है, करोजन है, फटीग है, क्रीप है, अगर मसले आ रहे हैं तो आप सजेस्ट करें मसलों का हल। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डैमेज ड्यू टू जो चीज़ें यहाँ से निकल रही हैं, जो चीज़ यहाँ से निकल रही हैं ड्यूरिंग 1 और 2 में जो हम पढ़ेंगे, दैट इज बेसिकली डैमेज। डैमेज और इफेक्ट का फ़र्क क्या होगा? कोई गैस लगाएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डैमेज, न्यूक्लियर डैमेज, और डैमेज का इफेक्ट? क्या 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 इन दोनों में अंग्रेजी के लफ्ज़ हैं, क्या फ़र्क होगा इनमें? शाबाश शाबाश, गुड। लड़ाई हो जाए जो मुक्का लगेगा वो डैमेज है, और जो एक महीने तक दर्द होगा वो इफेक्ट है। ठीक है ना? तो इनके दरमियान जो रेशियो है वो उसका एक्सपोनेंट जियोलॉजिकल रेशियो कहलाता है। जियोलॉजिकल का मतलब ये वो इतना लंबा होता है
जितना जितना अरसा ज़मीन की जियोलॉजी को बनने में लगा है। और आखिर में आखिरी चीज़ क्या है, कोई गैस लगाए? आखिरी चीज़ क्या है? आखिरी चीज़ के इस कोर्स से क्या ताल्लुक़ है? बेसिकली जो चीज़ पावर जनरेट कर रही है उसमें हमारी ज़मीन में जो आइसोटोप है, एलिमेंट नहीं आइसोटोप, एलिमेंट 92 हैं और हर एलिमेंट के 3-3, 4-4 आइसोटोप हैं, ठीक है ना। तो 400-500 के करीब आइसोटोप, उनमें से एक आइसोटोप है, हमारी ज़मीन में सिर्फ एक आइसोटोप है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, दैट इज़ यूरेनियम का एक गिवन आइसोटोप, यूरेनियम 235, ठीक। तो बाकी जिरकोनियम या और कोई मटेरियल, ये सारे वो मटेरियल हैं जो इस कैटेगरी में यहां हमने लिखे हैं। ये वो चीज़ें जिनका ताल्लुक 2 से है कि वो कौन से मटेरियल हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर के हॉट जोन में जहां बिजली जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है, वहां के लिए क्रिटिकल मटेरियल है। क्रिटिकलिटी होती क्या है, किस वजह से होती है, और वो कौन से मटेरियल हैं। तो उस ज़िम्न में अगर मौका मिला, टाइम हमारे पास इतना हुआ, नॉर्मली होता कभी नहीं होता, तो हम यूरेनियम के बाद जिरकोनियम पे जाएंगे। और ये हार्डकोर मेटलर्जी है। फिर ये हार्डकोर मेटलर्जी है कि ज़मीन में खोदेंगे कैसे, यानी बगैर खोदे कैसे निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रिएक्शन कौन से होंगे। एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी आप लोगों ने पढ़ी है? कोई याद है उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है? एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी कितने तरीक़ों से हो सकती है? हाइड्रो से हो सकती है, शाबाश, गुड। और पायरो, वेरी गुड। इलेक्ट्रो, शाबाश, वेरी गुड। ये 3 ही तरीके हैं, या हाइड्रो या पायरो या इलेक्ट्रो। तो वो वाली चीज़ें इसमें हम देखेंगे इसकी। इस पे कोई सवाल? अब ये हमारा लेक्चर शुरू है। न्यूक्लियर फ्यूल, एक ही जुमला लिखा हुआ है, न्यूक्लियर फ्यूल हैज हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी ऑफ ऑल प्रैक्टिकल फ्यूल सोर्सेज। फ्यूल्स हैं कौन से न्यूक्लियर के अलावा? फ्यूल कौन से? कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ठीक है ना। सोलर, सोलर का मतलब बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर नहीं, सोर्स ऑफ एनर्जी तो सूरज होगा ना, ठीक है ना, वो तो कन्वर्शन हो रही है बाकी। तो हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी? कि अगर मैंने इतनी एनर्जी मुझे चाहिए, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल्स, जूल्स। इतनी जूल मुझे एनर्जी चाहिए, कोई मैं पैमाना रख लूं, तो कितने केजी मुझे फ्यूल का इस्तेमाल करना, कितने केजी फ्यूल मेरा खर्च होगा, कितने केजी फ्यूल खर्च होगा अगर मैं एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी में पैदा करना चाहूं। तो सबसे कम केजी में मेरे लिए खर्च होगा न्यूक्लियर, सबसे कम मेरे लिए न्यूक्लियर खर्च होगा। तो दिस इज एज द हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी का मतलब जूल्स पर केजी, ठीक। एक दफा हम जनरल फीलिंग एक ले लें कि रिएक्टर होता क्या है। कोई किसी का कॉन्सेप्ट है रिएक्टर का? रिएक्टर क्या करता है? न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है जी? बात आपकी सही है, मैं और करेक्ट कर दूं, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिशन। फिशन रिएक्टर क्या करता है? चले हम गलत बहस में घुस गए, इतनी डेप्थ में जाना नहीं चाह रहा था। लेकिन फिशन रिएक्टर क्या करता है? फ्यूजन जोड़ता है, फिशन क्या करता है? तो रिएक्टर के अंदर हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, पाकिस्तान के पास मिसाल के तौर पे एक रिएक्टर था जो 60s में बना था और
एक दो चार साल दो साल पहले वो बंद हुआ है अभी, क्या कराची का। जितने इस नस्ल के रिएक्टर थे उसमें गालिबन सबसे आखिरी है बंद होने वाला, तो विच स्पीक्स द क्वालिटी जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन की ह्यूमन रिसोर्स की है। तो अब उस रिएक्टर के अंदर जो कुछ हो रहा है दैट इज एक जर्नल स्कीमेटिक पिक्चर ऑफ ए रिएक्टर। तो एक काम तो ये उसमें हो रहा है कि उसमें एक जगह है जहां पर के एनर्जी जनरेट हो रही है ड्यू टू इस जगह के रिएक्शन के। और क्या होगा इसके अलावा? एनर्जी जनरेट हो गई, फिर क्या होगा जी? उसके बाद उसकी हार्नेसिंग है, उसकी लगामें लगानी होंगी, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे रिएक्टर से, पहले उसकी एक तस्वीर देखेंगे, बेसिक प्रिंसिपल समझ आ जाए, बेसिक समझ में आ जाए कि एटम के न्यूक्लियस के टूटने से लेके बिजली के पैदा होने तक मेन स्टेप्स क्या हैं, और फिर हम अपनी उस जगह चले जाएंगे जो हमारा फोकस है, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज। दो सोर्स तो अभी डिस्कस हो गए। कौन से डिस्कस हुए सोर्सेज? न्यूक्लियर एनर्जी के दो सोर्स, फ्यूजन और फिशन, दो तो ये हो गए, एक और कर लेंगे। फिर न्यूट्रॉन्स, जिसमें हमने आना ही आना है। न्यूट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, न्यूट्रॉन की एनर्जी और एनर्जी की बेस पे उनकी क्लासिफिकेशन, कि कुछ न्यूट्रॉन ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। जो कुछ ये नीचे लिखा हुआ है बेसिकली जो कुछ इस लेक्चर में है उसके लिए ये सोर्स आप देख सकते हैं। तो या बुक का कहीं रेफरेंस और पेज लिखा होगा यहाँ पे, या नीचे नोट्स में कुछ ना कुछ होगा। नोट्स नॉर्मली मैं अपने याद रखने के लिए, मुझे याद नहीं रहती चीज़ें, लेकिन आप भी देख सकते हैं, जब लेक्चर शेयर होंगे वो भी आपसे शेयर हो जाएंगे। तो दिस इज बेसिकली ए न्यूक्लियर रिएक्टर। जी, कौन शुरू करेगा? इधर से बताइए, इस रो से बात करें। इस रो से कौन एक जुमला बोलेगा? इसमें क्या नजर आ रहा है? क्या नजर? शाबाश, किस जगह पर है हीट सोर्स? मैं अगर इस लाइट को बंद कर नहीं पा रहा क्योंकि शायद ये भी साथ बंद हो रहे हैं, लेकिन किस जगह पर है? जो सबसे ज्यादा लाल नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा गर्मी वहीं फील हो रही है, तो इधर ही कहीं होगा। ठीक हो गई बात। और क्या नजर आ रहा है? बीच वाली रो से कौन बोलेगा? बीच वाली रो से जी, बच्चे बोले। वाटर नजर आ रहा है, गुड, शाबाश। वाटर नजर आ रहा है, इसको हमने याद रखना है। इस जुमले को क्लासिफिकेशन होती है इस बेस पे कि वाटर साइकिल्स कितने, तो वी विल गेट इनटू दैट डिटेल। जी, इधर से और कौन सी चीज नजर आ रही है? वाटर पे कौन सी चीज काबिल तवज्जो है? चलें, वाटर में ये नजर आ रहा है कि कहीं तो वाटर लिक्विड है और कहीं वाटर स्टीम भी है। गुड। बेसिकली ये हॉट एरिया है और इस हॉट एरिया के चारों तरफ एहतियातें हैं बहुत सारी। ये सारी एहतियातें ये हम किसी एक स्टेज पे पढ़ेंगे कि एहतियातों का मतलब क्या है। हर चीज लिंकअप है न्यूट्रॉन से, हर चीज न्यूट्रॉन से लिंकअप है, चाहे खुद न्यूट्रॉन खुद या उस न्यूट्रॉन का कोई इफेक्ट। आप ये देख रहे हैं कि ये वाले जो पानी है वो घूम फिर के वापस यहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है? ये पानी रिसाइकिल हो रहा है, ये क्लोज सर्किट है। दूसरे लफ्जों में जो हॉट एरिया का पानी है वो इस बिल्डिंग से, इस एनक्लोजर से जो सेफ है, जिसपे बहुत सी सेफ्टी है, इससे बाहर नहीं निकाल रहे हम। फिर क्या कर रहे हैं? फिर इस पानी को एक ऐसे कंटेनर से गुजार रहे हैं कि ये अपनी गर्मी लेके यहाँ आए, ये गर्मी अपनी इस पानी को दे दे और फिर वापस चला जाए। ऐसे यूनिट को जो इधर की गर्मी उधर ले ले क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ऐसी चीज को? हीट एक्सचेंजर। जो हीट को इधर से लेके उधर डाल दे, दैट इज हीट एक्सचेंजर। इसने क्या किया? इसने सिर्फ गर्मी यहाँ ट्रांसफर के खुद वापस चला गया। ये काम क्यों कर रहे हैं हम? कि इस पानी को यहीं तक महदूद रखा, बाहर नहीं जाने दे रहे, इसलिए कि इस पानी के अंदर बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम एनक्लोज रखना चाहते हैं, ठीक है। कभी कभी तो ये पानी खुद भी अहम होता है,
जो कराची का रिएक्टर बंद हुआ है उसमें ये पानी जो था ये हैवी वाटर था, इसमें H2O के बजाय D2O था। ठीक है, तो सारी टेक्नोलॉजी इस पानी के बनाने में थी, इस पानी के बनाने में टेक्नोलॉजी थी। यूरेनियम में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी टिड़ी। अगर टेक्नोलॉजी यूरेनियम में आ जाती तो ये पानी नॉर्मल पानी हो जाता, जैसे कि हमारे अब के रिएक्टर्स में, लाइट वाटर रिएक्टर्स जो H2O है। लेकिन उस सूरत में भी जो कुछ यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं उनकी वजह से अब ये पानी भी मुतासर है, अब ये इफेक्टेड पानी है। तो इसलिए इस पानी को हम बाहर नहीं जाने देंगे। और फिर ये वाला पानी है जो क्या करेगा, जो इसकी गर्मी को लेके यहाँ तक आएगा और फिर ये गर्मी यहाँ पर कन्वर्ट होगी किस चीज़ में, ताकि ये हमारा जनरेटर चले। ये बेसिकली वेपर में कन्वर्ट होगी, ये वेपर टरबाइन को चलाएगा और बाद में फिर ये पानी ठंडा होके फिर ये वापस यहाँ जाएगा। ठंडा इसलिए होगा कि दोबारा हीट ले इससे। ठीक है, और ये एक अलग पानी का साइकिल है, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर और आमतौर से ये समंदर के किनारे या दरिया के किनारे होते हैं कि उनको पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दुनिया में जितने रिएक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं या समंदर के किनारे होंगे या दरिया के किनारे होंगे, पानी खुला चाहिए उन्हें। तो इसमें वाटर के रेफरेंस से जिसने वाटर कहा था, एक साइकिल ये है, दूसरा साइकिल ये है, तीसरा साइकिल ये है। ये रिएक्टर की सेफ्टी को इंडिकेट करता है कि इंडिपेंडेंट पानी के साइकिल कितने हैं। ठीक है, बाकी ये चीज़ें क्लियर हैं। कौन सी चीज़ें? कि रिएक्टर में गर्मी पैदा हो रही है, ये गर्मी जो है पानी को ट्रांसफ़र हो रही है इस जगह पे, और फिर ये इन साइकिलों से गुजरता हुआ यहाँ पे ये पानी स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। स्टीम जनरेटर को घुमा रही है और ये बिजली पैदा कर रही है। क्लियर? जो चीज़ें आप ऑलरेडी देख चुके हैं वो ये है कि ये वाला पानी जो है, जो बाहर निकल रहा है, ये पानी रेडियो एक्टिविटी के करीब नहीं जा रहा। ठीक हो गया? और ये वाला पानी जो कि हम तीसरे साइकिल में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बेसिकली ये रिसाइकिल नहीं हो रहा। ये रिसाइकिल क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि इसमें गर्मी इतनी नहीं है। बेसिकली रिसाइकिल हम उसको कर रहे हैं, नंबर 1 जिसमें गर्मी है, नंबर 2 जो हमारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स के करीब है। जो क्रिटिकल कंपोनेंट के करीब पानी होता है वो ऐसा पानी होता है जो कि जंग ना लगाए, जो पानी जिसकी प्रॉपर्टीज़ हम ऐसी हों कि वो जंग ना लगाए, चीज़ों को ख़राब ना करे। इसमें क्या करें? चीज़ें जो होती हैं डिज़ाइन होती है पैसे को देख के। ये रिएक्टर उस वक्त चलेगा जब बिजली के पैसे आप दे देंगे। तो चीज़ें होती हैं वहाँ के जहाँ से मेहनत और मुनाफा मुझे पॉजिटिव हो, कि जितनी मेहनत करूँ मुनाफा उससे ज़्यादा मिले, तब तो मैं काम करूँगा। पानी को ठंडा करने में जितना खर्चा आ रहा है उतना पानी को ठंडा करने का फ़ायदा ना हो तो मैं फेंक दूँगा। तो जहाँ गर्मी ज़्यादा है उसको रिसाइकिल कर लिया, जहाँ कम रह गई उसको डिस्कार्ड कर दिया। जो कुछ दुनिया में है उसकी समरी ये अपडेट की हुई पुराने लेक्चर से नहीं है। तो 2003 का जो डाटा है जो नेट पे अवेलेबल है कि सारी दुनिया में जितनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है उसका 9% इज़ न्यूक्लियर। ठीक है, सिंपल, फ्रॉम फिशन रिएक्टर्स। इस वक्त दुनिया में 440 रिएक्टर हैं जो 32 कंट्रीज़ में ऑपरेटिव हैं। लेटली कोई 100 के करीब रिएक्टर बंद हुए हैं और इतने ही तकरीबन नए बने भी हैं जो नए जिन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है। तो ऑलमोस्ट बहुत फ़र्क नहीं है जो बंद होने और नए खुलने वालों में रिसेंटली था। इनके अलावा मज़ीद 200 रिएक्टर और हैं जो या रिसर्च के हैं या छोटे रिएक्टर्स हैं जो सबमरीन में लगाए जाते हैं, और या वो ऐसे हैं जो कहीं रिमोट इलाकों में जहाँ तक
पावर हाउस से बिजली ले जाना मुश्किल है तो वहीं लोकली लगा दिए। मिसाल के तौर पे स्पेस क्राफ्ट्स में, जो स्पेस क्राफ्ट में बिजली जनरेट होती है उसमें जो रिएक्टर हैं उनमें उनको रेडिएशन का ख़तरा नहीं है, तो सेफ्टी के मसले उसमें इतने नहीं होते। तो वो रिएक्टर्स जो हैं वो और मज़ीद वो रिएक्टर्स भी हैं। कोई सवाल इसमें? थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो अब या उन्होंने अपना प्लान कर चुके हैं या प्लानिंग में हैं रिएक्टर्स की। कुछ मुल्क दुनिया में ऐसे हैं जो रिएक्टर से जो गर्मी पैदा हो रही है वो सीधी वो गर्मी इस्तेमाल कर रहे हैं बजाय बिजली के। पाकिस्तान में तो मिसाल के तौर पे अगर आपने सर्दियों में हीटर चलाना है तो आप रिएक्टर से बिजली जनरेट करेंगे, बिजली आपके घर पे आएगी, वो एसी की में आप डाल देंगे, एसी के हीटिंग मोड से आप गर्मी पैदा करेंगे। एसी बाय द वे जितनी बिजली खर्च करता है गर्म करने में वो उससे ज़्यादा होती है जो वो ठंडा करने में खर्च करता है। जो एसी होते हैं, जो हीटिंग कूलिंग दोनों ऑप्शन होते हैं, उसमें जितनी एनर्जी गर्म करने में खर्च होती है वो उससे ज़्यादा होती है जो ठंडा करने में। और जब भी आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इफ़िशिएंसी हमेशा डाउन होगी। तो दुनिया में दो मुल्क ऐसे हैं जो सीधा पानी लेते हैं और वो पानी अपने अपने लोगों के घरों में दे देते हैं, गर्म पानी लो, अपने घर गर्म कर लो। दैट इज स्वीडन एंड रशिया, जो सीधा न्यूक्लियर रिएक्टर से गर्म पानी सप्लाई करते हैं हाउसिंग्स को। क्यों? बाकी मुल्क क्यों नहीं करते? बाकी क्यों नहीं करते? इसलिए कि वो मुल्क इतने ठंडे हैं, इतने ऊपर हैं, इनके ऊपर के इलाके, कि वहाँ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ यूज़ या मेजर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हीटिंग के लिए है। जी ये क्या कह रहा है? ये बार चार्ट हमें क्या कह रहा है? जो वर्टिकल एक्सिस है ये क्या चीज़ है? फ्रांस इज 79% वॉट 70, ये क्या चीज़ है 79%? जी जो टोटल बिजली फ्रांस में खर्च होती है उसका 79% इज फ्रॉम न्यूक्लियर। फ्रांस में बिजली कई तरह से पैदा हो रही होगी, पाकिस्तान में भी, तो उसका 79% इज फ्रॉम न्यूक्लियर। ठीक हो गया? इसका ये मतलब नहीं कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी वहाँ पैदा होती है, लेकिन जितनी पैदा होती है उसका 79% इज़ न्यूक्लियर। दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट अमेरिका में हो रही है इस वक्त, लेकिन जो रेशियो है दैट इज़ नॉट वेरी हाई, क्योंकि दूसरे रिसोर्सेज से एनर्जी इज़ मच मोर देन न्यूक्लियर। पाकिस्तान की फिगर्स पिछले 2-3 सालों में ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं। क्यों चेंज हुई हैं? एक तो ये कि हमारे 2-3 रिएक्टर्स अभी ऑपरेट होना शुरू हुए हैं, दूसरे ये शायद है कि बिजली का खर्चा, हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, कम हो गए होंगे, व्हाटएवर। लेकिन रेशो जो न्यूक्लियर का रेशो पाकिस्तान का है, इट इज़ इवन बेटर देन चाइना। ठीक है, चाइना की ह्यूज एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जी क्या चीज़? अगली स्लाइड में आ रहा है। अगर इस स्लाइड पे कोई और सवाल नहीं है, जो अपकमिंग चेंज आ रहा है इस सिनेरियो में, जो अगले चंद सालों में चेंज आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्टर्स दे आर कमिंग अप इन एशियन पार्ट, जिसमें से 31 आउट ऑफ 90 रिएक्टर्स के करीब हैं, 90 प्लस, जो इस वक्त बनने के प्रोसेस में हैं, एंड दे विल बी कमिंग अप इन नेक्स्ट 5 years 1930 तक। और उनमें से 30 ऑफ दोज 31 ऑफ दोज आर इन चाइना, 6 आर इन रशिया। और रशिया में भी कुछ होंगे जो एशियन पार्ट में होंगे, बाकी आप देख लें। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए द रोल ऑफ मटेरियल इज क्रिटिकल। यहाँ पे लिखा हुआ है एट द फ्रंट एंड द सेंटर। कोई फील बताएगा कि ये दो जुमले क्यों हैं, ये दो वर्ड्स क्यों हैं? मटेरियल का रोल न्यूक्लियर में
कोर रोल क्यों है, कोर रोल क्यों है? एक तो ये सही है कि एक तो ये कि जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं प्रोसेस के आसपास, इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए वो क्रिटिकल है। डिज़ाइन पे न्यूक्लियर रिएक्टर आप बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, यू कैन डिज़ाइन समथिंग वेरी वेल, लेकिन जिस वक्त डिज़ाइनर कहता है कि मैं टेम्परेचर जनरेट कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे 800-900 डिग्री, तो मुझे मटेरियल भी ला के दो ऐसा जो इसको कंट्रोल कर ले, तो वो मटेरियल हमारे पास नहीं है। तो मटेरियल साइंस जो है वो इस वक्त जितना उसमें तरक्की होनी है उतना हमारे रिएक्टर्स में जंप आनी है उनकी एफिशिएंसी पे, उनकी एफिशिएंसी पे। तो मटेरियल इज एट द फ्रंट, ये इसको कोड समझ लें इधर वे। दूसरा, मटेरियल का बेसिक रोल क्या है न्यूक्लियर में? बेसिक रोल क्या है? इसलिए कि खुद यूरेनियम है जो जनरेट कर रहा है। ये सूरज नहीं है, ये हवा नहीं है, ये पानी नहीं है, ज़मीन से निकला हुआ कोयला नहीं है जो एज रॉ इस्तेमाल हो जाएगा, पेट्रोलियम नहीं है। ये वो मटेरियल है जिसको आपने प्रोसेस करके बनाना है, शेप देनी है। जो अगर आखिरी मॉड्यूल पे हम पहुंचते हैं इंशाअल्लाह, तो आप देखेंगे कि जो ज़मीन से यूरेनियम निकल रहा है और जो न्यूक्लियर रिएक्टर में लग रहा है उसके दरमियान कितना बड़ा फासला है। आपका सवाल था पाकिस्तान की प्लानिंग। ये वो हैं जो एटलीस्ट चेक लिस्ट पर है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की कमीशन की लिस्ट के ऊपर। इसमें जो टिक हुए हैं वो इस वक्त ऑपरेटिव हैं, और जो दो जिन पे एरो लगा हुआ है वो जैसा लिखा है कि एक को वो अंडर कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं और दूसरे की ज़मीन एक्वायर हुई है अभी। लेकिन एक ज़माना था जब हमारा पहला रिएक्टर लगा है तो उस वक्त दुनिया में बहुत कम मुल्क ऐसे थे जो न्यूक्लियर में इतना आगे थे। पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ जिसके पास पहला न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है। तो एक ज़माने में हम हर फील्ड में दुनिया में चंद मुल्कों में होते थे। ये तो अच्छाइयाँ थीं। प्रॉब्लम्स, पिछले ये ऑलमोस्ट 50s की टेक्नोलॉजी है। 50s में ये रिसर्च रिएक्टर से, 60s में रिएक्टर न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए लगने शुरू हुए, तो 40 साल वो और 20-25 साल ये, तो 50-60 साल की कहानी है जिसमें ये 3 मेजर एक्सीडेंट्स हुए हैं। 3 माइल आइलैंड अमेरिका में, चेरनोबिल का अगर शॉर्ट यूक्रेन में, हाँ उस ज़माने में सोवियत यूनियन था, तो इस पर एक शॉर्ट सी एक मूवी है, चंद एपिसोड्स की सीरीज़ जो नेट पे अवेलेबल भी होगी, वर्थ सीइंग इट। खुसूसन ये कि जब आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सी टर्मिनोलॉजी भी समझ में आएंगी कि ग्रेफाइट का रोल क्या था फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर का रोल क्या था, पानी के फ्लो का रोल क्या था वहाँ पे। और ये फुकुशिमा जिसको कि सुनामी के साथ लिंक अप किया जाता है, बेसिकली ये हादसे थे और इनके 2 pronged इफ़ेक्ट्स होते हैं कि इसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी यानी एज ए फील्ड न्यूक्लियर एनर्जी को एक इनिशियल सेटबैक लगा। सेटबैक क्या लगा जी? इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस इतनी नहीं लगी जितनी कि पब्लिक ओपिनियन खिलाफ हुई है। जो ग्रीन एनर्जी वाले जो ग्रुप्स थे वो एक्टिव हुए और उन्होंने बहुत से मुल्कों में काफ़ी उन्होंने इस पे आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से बाज़ मुल्कों में रूल्स रेगुलेशंस कुछ अरसे के लिए होल्ड पे चले गए, इंक्लूडिंग अमेरिका। फ़ायदा क्या हुआ इसका? फ़ायदा क्या हुआ जी? अवेयरनेस लोगों में भी आई और अवेयरनेस उन लोगों में भी आई जो डिज़ाइन से जिनका ताल्लुक था। ड्रास्टिक चेंजेस वर मेड इन द सेफ्टी ऑफ द सिस्टम। उनको पता चला कि पहले भी सिस्टम वो जितनी अकल थी उतनी सेफ लगाते थे,
लेकिन जहां सिस्टम बाईपास हो जाते थे, ये तीनों एक्सीडेंट जो ऊपर हैं, ये तीनों एक्सीडेंट डिजाइन का मसला नहीं था, इम्प्लीमेंटेशन के, तीनों मसले इम्प्लीमेंटेशन के थे। अगर डेप्थ में जाएंगे, इनको पढ़ेंगे तो तीनों इम्प्लीमेंटेशन के मसले थे। तो वहां पे जो 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 और सेकेंडरी एहतियातें ली जा सकती थी, ह्यूमन एरर को जितना कम किया जा सकता था, जितना प्रिसाइज कंट्रोल हो सकता था, तो उस दौरान वो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। तो ये वाले रिएक्टर्स जो उसके बाद डेवलप हुए, दे आर मच मोर सेफर नाउ। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसे भी हैं दुनिया में जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लगे हुए हैं, जहाँ स्टूडेंट्स जाके और हॉट एरिया में अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो कुछ यहाँ आखिर में लिखा हुआ है, वी आर इन द एज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन रिएक्टर्स। वी आर इन द एज ऑफ, जिसमें हम रह रहे हैं, जिस वक्त रिएक्टर लग रहे हैं दुनिया में, ये थर्ड जनरेशन है। जो लग रहे हैं रिएक्टर इस वक्त, वो थर्ड जनरेशन है। और जो रिएक्टर कागज़ पे डिज़ाइन हो रहे हैं, वो फोर्थ जनरेशन है। उनकी भी कई किस्में हैं, लेकिन उनको कागज़ से और रियलिटी में लाने के लिए वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इज़ मटीरियल, कि ऐसे मटीरियल अवेलेबल हों जो उस डिज़ाइन के साथ कंपैटिबल हों। सोर्सेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, हमारे पास टाइम कितना है? 2-3 मिनट जी। कौन बताएगा क्या हो रहा है इसमें, इस तस्वीर में क्या हो रहा है जी? स्प्लिट कैसे हो रहा है? एक बड़े से एटम में, बाज़ फैमिलीज़ बड़ी यूनाइटेड होती हैं, एक छोटी सी इंट्रूशन जो है सारी फैमिली को स्प्लिट कर देती है। तो न्यूक्लियर में भी यही हो रहा है कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एक ह्यूज एटम में घुसा है। पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा एटम है, गालिबन सबसे बड़ा न्यूक्लियस है, उसमें घुसा और उसने इसके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है ना? जब इसने 2 टुकड़े किए तो फिर इसने ऐसा किया कि अपने जैसे 2-3 और निकाल दिए। ये पार्टिकल इज न्यूट्रॉन, ये है न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235। अल्लाह ताला ने न सिर्फ ये कि इस आइसोटोप को पैदा किया फॉर फिशन, ये भी इसमें सलाहियत रखी हुई है कि जब ये टूटेगा तो ऐसे 2-3 और पैदा हो जाएंगे, बिटवीन 2 to 3। प्रोबेबिलिटी है कि 2 या 3 हो। हम एज्यूम करें कि जो इसमें से निकले हैं 2 या 3, उनमें से एक ने आगे फिर काम दिखाया है, वो जाके फिर किसी से टकरा गया। यहां से भी वही हुआ कि 2 या 3 निकले, लेकिन अगेन फिर किसी एक ही ने काम दिखाया, वो फिर किसी से जाके टकरा गया। तो एक न्यूट्रॉन का एक न्यूक्लियस से टकराना और वहां से जितने भी जनरेट हो रहे हैं उनमें से सिर्फ एक का आगे टकराना और वहां से अगेन फिर से एक का आगे टकराना, यह है कंट्रोल्ड फिशन, कंट्रोल्ड टूटना। और इसके नतीजे में जो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी कहां से निकली है? ये एनर्जी का सोर्स क्या था? एक न्यूट्रॉन था जो भागा जा रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन उसके भागने से इतनी एनर्जी कहां से आ गई जी? एनर्जी जो है वो बगैर एनर्जी के खर्च के जनरेट हो नहीं सकती। एब्जॉर्ब कहां से होंगे? जितनी सिस्टम में एक न्यूक्लियस है और एक भागता हुआ न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की एक काइनेटिक एनर्जी है। और कौन सी एनर्जी है सिस्टम में? हाँ, और कौन सी एनर्जी है जी? अगले क्विज में अगर सही जवाब दिया तो आधा नंबर, गलत दिया तो -आधा। कौन रिस्क ले रहा है? कौन रिस्क ले रहा है -आधे का? बेसिकली जब ये टूटता है तो जो प्रोडक्ट है
उनको अगर वज़न करें तो उनका वज़न रिएक्टेंट से कम होता है, मास गायब हो जाता है। तो जो मास गायब हुआ है ये कन्वर्ट होता है एनर्जी में। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो मास को कन्वर्ट कर देती है एनर्जी में? आइंस्टाइन की। ठीक है, आप ये हम फिशन पढ़ रहे हैं, फ्यूजन का आपने जिक्र किया था, ये स्लाइड आखिरी है। फ्यूजन का आपने जिक्र किया था। अगर मैं ये लूँ कि एक इवेंट में कि एक न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस से टकराया, वहाँ पर भी एक इवेंट हुआ फ्यूजन में भी, तो एनर्जी ज़्यादा कहाँ जनरेट होगी? फिशन में होगी। अगर मैं ये कहूँ कि इतनी एनर्जी जनरेट हुई है और रिएक्टेंट में टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने थे और एनर्जी डिवाइडेड बाय न्यूक्लियॉन में करूं तो यहां पर 7 टाइम्स कम होगी। यहां पर यूरेनियम के अंदर 235 न्यूक्लियॉन्स हैं, 235, एक न्यूट्रॉन है, 236 हो गए। तो एनर्जी को अगर 236 से डिवाइड करूंगा तो एक छोटा नंबर आएगा। वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर छोटे छोटे एटम्स हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, जिसको हम देखेंगे अभी। तो उन कम न्यूक्लियाई से जब मैं एनर्जी को डिवाइड करूंगा तो एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फिशन में ज़्यादा होगी, और फिशन में कम होगी, सॉरी, फ्यूजन में ज़्यादा होगी। जो लिखा हुआ है एनर्जी पर इवेंट फिशन में ज़्यादा है और एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फ्यूजन में 7 टाइम्स ज़्यादा है। यहाँ रोक देते हैं।